जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम 11 मार्च 2021 को आरआरबी एनटीपीसी का जो दूसरे शिफ्ट का एग्जाम हुआ है इसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले टेलीग्राम चैनल के ऊपर 15 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक की जो पीडीएफ है उसको मैंने एक साथ अपलोड कर दिया है, तो वहां से आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग आज के लेवल की बात करते हैं तो आज भी जो प्रश्न रहे वह इजी टू मॉडरेट रहे, यानी कि लगभग 8 से 10 प्रश्न ऐसे रहे जो कि आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टफ थे, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी सीरियसली पढ़ाई को किया है तो आप इनमें से 25 से 30 प्रश्नों को कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो ये आप सभी को पता होगा, शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। अगर हम लोग बात करते हैं इस रोड की, तो अफगानिस्तान के काबुल से बांग्लादेश के तकनाफ तक यह रोड विस्तृत है और इस रोड के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हालांकि बाद में मुझे पता चला कि इसमें प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि ये जो ग्रांड ट्रंक रोड है, क्या नाम है, जीटी रोड है, ये मौर्य काल में क्या कहलाती थी, यानी कि मौर्य काल में इसका नाम क्या था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, मौर्य काल में इसे हम लोग उत्तर पथ के नाम से जानते थे। किस नाम से? उत्तर पथ के नाम से जानते थे। तो संभवतः यही प्रश्न पूछा गया था कि मौर्यों के शासनकाल में ये जो हमारी वर्तमान में जीटी रोड है इसे किस नाम से जाना जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन आपके क्या रहे होंगे उस हिसाब से आप इसको टिक करेंगे। लेकिन अगर हम लोग कुछ प्रमुख देशों की बात करें तो कोसोवो हो गया, ताइवान हो गया, पैलेस्टीन की बात करें, होली सी की बात करें, तो ये सारे आपके संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं। किसके? यूनाइटेड नेशन के मेंबर ये नहीं है। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर कई सारी मेरी फ्री स्पेशल क्लास भी आपको मिलने वाली है, जिसमें आप लोग क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज रात 10 बजे जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है अक्टूबर से लेकर के मार्च 2021 की, वह आपकी चलेगी और इसमें आप सभी को आना अनिवार्य है। तो रात को 10 बजे ये चलने वाली है। कल की जो 11 बजे की वीडियो है वह आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो करंट अफेयर्स पूछे गए हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2019 के जो करंट अफेयर हैं वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो पहले हम लोग इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इन क्लास की जो लिंक है वह आपको मिल जाएगी नीचे, वहाँ से आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी के ऊपर तो सिंपली आप यूज़ करिएगा मेरा कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है। तो अगर हम लोग अनुच्छेद 248 की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि हमारे देश में जो विधि का निर्माण किया जाता है, यानी कि जो भी कानून हमारे देश में बनते हैं उन कानून के निर्माण के संबंध में जो भी रेजिडुअल पावर है वह आपकी संसद में है, ये बताया गया है अनुच्छेद 248 में। लेकिन बाद में पता चला कि पूछा गया था कि अनुच्छेद 348 फर्स्ट के अंतर्गत हमारे देश में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं वह किस भाषा का प्रयोग करती हैं, यानी कि उनके जो भी यहाँ पर नियम लागू किए जाते हैं या जो भी उनके डिसीजन होते हैं वह किस भाषा में होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे विधानसभाओं की बात करें, संसद की बात करें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इनमें जो भी आपके प्रस्ताव पारित होते हैं या इनके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह अंग्रेजी भाषा में होते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया था और इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 348 फर्स्ट में बताया गया है। फिर पूछा था कि पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर बना था इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है इनियाक। क्या नाम है? इनियाक इसका नाम है। फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। फुल फॉर्म इसका है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ये इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जो जनगणना हुई है इसके अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सिक्किम यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य रहा है। वहीं पर अगर हम लोग सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो ये आपका है उत्तर प्रदेश। तो ये भी आपको याद रखना है।
एक प्रश्न पूछा गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय किया गया है। किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय किया गया है? तो देना बैंक और विजया बैंक, इन दोनों बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया था 2019 में। ये आपको याद रखना है। अब पिछले साल की बात करें तो हमारे यहाँ पर कई सारे बैंकों का आपस में विलय किया गया, इनके बारे में आपको याद रखना है। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ पर कुल सरकारी बैंकों की संख्या है 12। कितनी है? टोटल इनकी संख्या है 12। और विलय किनका हुआ है? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनका विलय हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में। किसका? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का हुआ है केनरा बैंक में। आंध्र प्रदेश आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक की बात करते हैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। और इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ है। तो ये सारे प्रश्न एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के पहले बैंक का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन के बारे में मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, एक बच्चे ने बताया कि पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक है जो कि 1770 में स्थापित किया गया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि हमारे देश में एकमात्र ऐसी झील कौन सी है जिसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था। तो इस झील के बारे में आप सभी को पता होगा, इसी का जो पानी है वह गुलाबी हो जाता है और इसका नाम है लोनार लेक। क्या नाम है? लोनार झील, जो कि आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पिछले साल जो लोनार झील है इसको महाराष्ट्र के रामसर स्थल के रूप में दर्जा दिया गया। तो महाराष्ट्र में 2 झीलें हैं जिनको रामसर स्थल का दर्जा मिला हुआ है, एक तो है नंदूर मधमेश्वर और एक आपका है लोनार झील। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2019 में जब मोदी चाचा ने लोकसभा का चुनाव जीता था तो ये किस देश की यात्रा पर गए थे। तो इनकी अगर हम लोग बात करते हैं 2019 में तो मालदीव की यात्रा पर गए थे। किसकी? मालदीव की पहली यात्रा पर गए थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब 2014 में पहली बार इन्होंने चुनाव जीता था तब किस देश की यात्रा पर गए थे। तो तब मोदी साहब गए थे भूटान में। कहाँ पर? भूटान देश की यात्रा पर गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस देश के पूर्व पीएम को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर ईयर मुझे नहीं पता चला है। अगर हम लोग बात करते हैं 2021 के पद्म विभूषण पुरस्कारों की तो ये दिया गया शिंजो आबे को, जो कि जापान के पूर्व पीएम रहे हैं। और 2020 की बात करते हैं तो अनिरुद्ध जगन्नाथ को दिया गया, जो कि आपकी मॉरिशस के पूर्व पीएम और राष्ट्रपति दोनों रहे हैं। तो 2020 में अनिरुद्ध जगन्नाथ और 2021 में शिंजो आबे। इसके अलावा 2019 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस्माइल उमर गुएल्ला, जो कि जिबूती के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 में जो गणतंत्र दिवस समारोह था, इस अवसर पर हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि कौन थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 2021 में हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि कोई नहीं था, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इस प्रश्न का उत्तर करेक्ट होगा। 2020 की बात करते हैं तो जेयर बोल्सोनारो रहे हैं। 2019 की बात करते हैं तो यहाँ पर रहे थे सिरिल रामापोसा। जेयर बोल्सोनारो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि जब हमारे यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, यानी कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट हुआ था, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो 1926 से 31 तक हमारे यहाँ पर वायसराय रहे थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन हमारे यहाँ पर वायसराय रहे थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे यहाँ पर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसमें महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे। पहले आप यही ध्यान रखेंगे कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे। तो प्रश्न ये पूछ लिया गया कि महात्मा गांधी जी के साथ में कौन सी महिला शामिल हुई थी। तो ये शामिल हुई थी सरोजनी नायडू जी। कौन? सरोजनी नायडू यहाँ पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी। दूसरा जो हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है सितंबर 1931 से लेकर के दिसंबर 1931 तक हुआ था। इसी दौरान गांधी इरविन समझौता भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक होता है। तीसरे की बात करें तो नवंबर से लेकर के दिसंबर 1932 तक ये होता है। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया, बहुत ही बच्चे वाला प्रश्न था कि जनरेटर का कार्य क्या होता है। तो जनरेटर का कार्य होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी कि जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर।
अगला प्रश्न पूछा गया कि गांधी जी के द्वारा जो बिहार में चंपारण आंदोलन है किसके विरोध में किया गया था। तो ऑप्शन क्या थे ये आप मुझे बताइएगा। फिलहाल वहाँ पे जो किसान थे उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, और उसी के लिए चंपारण आंदोलन होता है 1917 में। प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है एनटीपीसी में कि किसके द्वारा गांधी जी को आमंत्रित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को यहाँ पर आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा HTTPS है इसमें यस का नाम क्या है। इसमें सिर्फ एस का नाम पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा एस का नाम होता है सिक्योर। बाकी अगर हम लोग HTTP की बात करते हैं तो इसका नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न पूछा गया कि विट्ठल रुक्मणी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और ये भगवान विठोबा, जिन्हें हम लोग भगवान विष्णु का एक रूप मानते हैं, उन्हीं का मंदिर है विट्ठल मंदिर। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर एक प्रश्न था कि इनमें से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है। तो अपने देश भारत की बात करते हैं तो ये सार्क का सदस्य देश है, बिम्स्टेक का सदस्य है, G20 का सदस्य है, लेकिन एक ऑप्शन इसमें दिया था आसियान। तो ध्यान रखिएगा आसियान का भारत सदस्य देश नहीं है। इसके अलावा G7 का भी भारत सदस्य देश नहीं है। नाटो की अगर हम लोग बात करते हैं तो नाटो का भी सदस्य देश भारत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पूर्ण स्वराज की जो मांग है वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी गई थी। तो ये था आपके लाहौर का अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जो पेप्टिक अल्सर नाम की बीमारी होती है वह किसके कारण होती है। ऑप्शन में आपके वायरस दिए गए थे, इसके अलावा बैक्टीरिया दिए गए थे, फंगस शायद दिया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा बैक्टीरिया। क्या? बैक्टीरिया के कारण पेप्टिक अल्सर नाम की बीमारी होती है। बैक्टीरिया की बात करें तो इसका नाम होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या नाम है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इस बैक्टीरिया का यहाँ पर नाम है। तो इस प्रकार से जो 21 प्रश्न मुझे मिले थे उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसकी जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी बचे हुए प्रश्न हैं वह आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं जिससे मैं उनको इंक्लूड कर सकूँ। और बाकी आपको जो लिंक दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करिएगा, इनरोल कर लीजिएगा कोर्स में, और रात को 10 बजे वीडियो में आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।